ब्रदर इन लॉ वैंग ने गैम्बलिंग में 50 मिलियन लॉस किए और उसने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी दे दी। तो इंटरेस्ट समेत वो पेमेंट 100 मिलियन तक पहुंच गई। उस पेमेंट को वसूल करने के लिए कुछ गुंडे लोग हमारे दरवाजे तक आ गए। तो मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ रूम से बाहर आती हैं। वो डर के मारे कांप रही थी। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। ये सब उस डेब्ट की वजह से हो रहा था। मैंने उसे कई दफ़ा समझाया कि मैं तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे मेरी बात पर यकीन नहीं था। मेरी मदर इन लॉ ये सुनती है तो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, मेरे फेस पे ज़ोर से थप्पड़ दे मारती है और यही कहती हैं कि अब इसका इल्ज़ाम मेरी वाइफ बेटी पर मत लगाओ और तुम अब मेरे बेटे को भी इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जल्दी से अब मेरी बेटी को डिवोर्स देना होगा। और उसने मुझे एक और ख़बर सुनाई थी जिससे तो मैं शॉक्ड रह गया था कि मेरी वाइफ अब प्रेग्नेंट है। मैं उन लोगों का डेब्ट चुका रहा था, लेकिन उन लोगों की बातें तो सुनो ज़रा। मेरी वाइफ मुझे बताती है कि वो अब मेरे साथ नहीं रहेगी क्योंकि मैं एक यूज़लेस बंदा हूँ और ऊपर से मैंने डेब्ट भी पे करना है, तो मैं उसके किसी काम नहीं रहा। मैं तो अभी भी स्टैंड ही खड़ा हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ मेरी पेट में ज़ोर से किक दे मारती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम्हें जल्दी से मेरी बेटी को डिवोर्स दे देना चाहिए। कल ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने वाले हैं। और फिर वो अपनी बेटी को ये भी कहती हैं कि तुम्हें अब उस बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये ना हो कि उस बच्चे को पैदा करने के बाद ये तुम्हें और उस बच्चे को लेने आ जाए ताकि उसे बेचकर अपना डेब्ट पे कर सकें। मुझे तो अभी भी अपनी मदर इन लॉ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे। 3 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ जब भी हम पार्टी में जाते थे तो मुझे यूज़लेस कहती थी कि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा। उसने मुझे फ़ोर्स किया। मैं हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल चेकअप करवाता हूँ तो रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा नहीं आया था। तो मुझे अब समझ में आ गया था कि वो बर्थ कंट्रोल पिल ले रही थी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता सारी बातें समझ में आ रही थीं। जियांग मुझे कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे कभी भी लाइक नहीं किया। उन्होंने शादी वाले दिन जो पैसे दिए थे वो भी बहुत कम थे। मुझे उनकी दी हुई चीज़ें पसंद नहीं आईं। मेरी मदर इन लॉ भी बीच में बोलते हुए कहती हैं कि मुझे भी ये शादी पसंद नहीं थी। मुझे तो बस सिर्फ ब्राइड प्राइस चाहिए थी जो कि 1 मिलियन थी। मेरी मदर इन लॉ को पैसे चाहिए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी एक ही बेटी है तो इतना तो वो लेना ही चाहेंगी। मुझे उनकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मैं उन्हें एक पैनी भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे डैड उन्हें फिर पैसे दे देते हैं। मेरे डैड वो उस वक़्त समझ गए थे कि ये लोग कितना लालची हैं। उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ को भी 3 मिलियन दिए थे। और ख़ैर इसी के साथ ही मैं अपना फ़ोन बाहर निकालता हूँ और कहता हूँ कि चलो अभी हम डाइवोर्स लेते हैं। मैं जियांग को कॉल मिलाता हूँ, लेकिन शायद वो कहीं बिज़ी था तो मेरी कॉल को पिक नहीं करता। जियांग को ये देखकर गुस्सा आता तो जियांग रुलान मेरे फ़ोन को थप्पड़ मारती है। वो नीचे गिरता है, टूट जाता है। और वो गुस्से से कहती हैं कि तुम्हें तो पता है कि मेरा ब्रदर अब्रॉड गया हुआ है, तो वो भला तुम्हारी कॉल का कैसे जवाब देगा। मेरी मदर इन लॉ भी गुस्सा करते हुए फ़ोन को ज़ोर से किक दे मारती हैं और कहती हैं कि भला हम लोग तुम्हारे डेब्ट को क्यों पे करें? तुम मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें अपने डेब्ट को खुद ही पे करना होगा। तभी दरवाज़ा ज़ोर से ओपन होता है। शू अंदर इंटर होता है और मुझे ब्लेम करने लग जाता है। जियांग उसे देखते साथ ही उसकी बाहों में चली जाती है और वो उसे चिपकते हुए यही कहती है कि देखो ये मेरे भाई को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शू उसे के माथे पर किस करते हुए कहता है कि तुम इसके साथ अब ना रहो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। अगर तुम इधर ही रुकोगी तो वो डेब्ट कलेक्ट करने वाले फिर से आएंगे और तुम फिर से डर जाओगी और मेरे बच्चे को भी वो लोग डराएंगे। तो हमें मालूम होता है कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा था वो शू का था। मैं तो ये सुनते ही फ्रीज सा हो जाता हूँ। तो शू हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बिजनेस ट्रिप का नाम देकर ये कहाँ जाती थी? ये मेरे घर आती थी मुझसे मिलने। ये मेरे साथ इतनी दफ़ा सोई है, इतनी दफ़ा तो तुम्हारे साथ भी नहीं सोई होगी। फिर वो मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ को अपने साथ लेकर चला गया था। और हमारा एमसी हमें बताता है कि ये कॉलेज के दिनों की बात है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। तो उस वक़्त मैंने पैसे देकर उसकी मदद की। उसे कंपनी जॉइन करने में मैंने उसकी मदद की। लेकिन मैंने उसे नहीं बताया था कि जिस कंपनी को उसने जॉइन किया था वो मेरे डैड की थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैंने जिसे अपना भाई बनाया वही मुझे धोखा देगा। कि तभी मुझे मेरे सबॉर्डिनेट की कॉल आती है और वो ये कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से कंपनी आना होगा। जब मैं कंपनी जाता हूँ तो देखता हूँ कि जियांग,
शू और उसकी मॉम वहाँ पर सीन क्रिएट कर रहे थे। वो लोग मेरी कंपनी के बारे में बुरा भला कह रहे थे और इस कंपनी को छोड़ने का भी धमकी देते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो एम्प्लॉयज़ के पास जाकर उन्हें यही कहती है कि मैंने उसकी बेटी के साथ बुरा बिहेव किया और वो उन्हें कहती है कि उन लोगों को इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। तो मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपना सामान पैक करते हैं और बारी-बारी कंपनी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी मदर इन लॉ उन एम्प्लॉयज़ को ये भी बताती है कि मैंने 100 मिलियन पे करने हैं, तो ये ना हो कि तुम लोगों की तनख्वाहें भी ना दे सकूं। और जैसे ही मैं कंपनी में इंटर होता हूं, तो मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे बारे में ही गॉसिप्स करने लग जाते हैं कि किस तरह मैंने 100 मिलियन पे करने हैं और किस तरह अपनी वाइफ को बैडली ट्रीट करता हूं। और हम जो इधर काम कर रहे हैं, ये ना हो कि ये हमारे पैसे ही लेकर भाग जाए। वो लोग अब इस कंपनी को छोड़ने का डिसाइड कर चुके थे। तो मैं उनके पास जाता हूँ और कहता हूँ कि अगर अब किसी ने कंपनी छोड़ने के बारे में बात की तो मैं तुम्हें सू करूँगा। जो भी कंपनी को लॉस होगा वो उसके पैसे मैं तुम लोगों से लूँगा। शो ये सुनते ही मेरी वाइफ के पास आता है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने 1 बिलियन पे करना है, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। अब तो मेरी एम्प्लॉयज़ की भी आवाज़ बढ़ना शुरू हो जाती है कि इतने में मेरी मॉम भी आ गई थी और वो भी इस मामले को लेकर बहुत परेशान थी। लेकिन मेरी वाइफ उन्हें कहती है कि शुक्र है कि तुम्हारी फैमिली में अब नहीं रहूँगी और ये बच्चा भी तुम्हारी फैमिली का नहीं है। मेरी मॉम तो शॉक्ड रह जाती हैं और उसे कहती हैं, तुम मुझे क्या कह रही हो? तो मेरी वाइफ उसे कहती है कि क्या तुम डीप हो? मैं कह रही हूँ ना, ये जो बच्चा मेरे पेट में है ना, ये तुम्हारा नहीं है। मेरी मॉम को तो जैसे एक धचका सा लग गया हो, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और दिल में पेन होने लग जाता है, तो वो साइड पर बैठ जाती हैं। तो मेरी फिर एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर और मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है। मुझे अब उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी, मुझे अपनी मॉम की फ़िक्र हो रही थी, तो मैं फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि मेरी मॉम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो इसलिए उन्हें सही से एग्ज़ामिन करना होगा। ये सब इमोशंस की वजह से हुआ। फिर मैं अपने डैड को कॉल करता हूँ, जो कि बाहर अब्रॉड ट्रिप पर गए हुए थे। तो उन्हें सारी सिचुएशन बता देता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि मैं अपनी मॉम के साथ रहूँ और वो जल्दी वापस आ जाएँगे। तो कॉल के कटने के बाद फिर मैं मॉम के रूम में जाता हूँ और जो जियांग कार्ड यूज़ कर रही थी, उस कार्ड को जल्दी से ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने उसे झूठ बोला था कि इस कार्ड में थोड़े पैसे हैं, उसे क्या पता था कि इस कार्ड की लिमिट तो बहुत ज़्यादा है। फिर मेरी नज़र उसके WeChat अकाउंट पर पड़ती है, जिधर उसने अपना रिश्ता शू के साथ अनाउंस कर दिया था। तो ये देखकर मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है और इसी के साथ ही फिर मैं उसे WeChat पर ब्लॉक कर देता हूँ। अगले दिन मैं घर गया था ताकि कुछ सामान वगैरह समेट सकूं, क्योंकि मुझे अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में उसका ख्याल जो रखना था। लेकिन जैसे ही घर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि जियांग, शू और उसकी मॉम खड़े थे और वो मेरे पे गुस्सा करते हुए कहती है कि आज तो मुझे उसे डाइवोर्स देना था ना। मेरी मदर इन लॉ मुझे किक मारती है और कहती है कि क्या हुआ? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, ये तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो मुझे भी अब उनकी बातों से गुस्सा आ जाता है और मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, वो भी तुम लोगों की वजह से, और तुम्हें डिवोर्स की पड़ी हुई है। जियांग उसे कहती हैं कि वो तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं, इसलिए मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मेरी बला से मर जाएं। शिव मेरे सामने फिर डिवोर्स एग्रीमेंट फेंकता है और कहता है सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, बस मुझे इसके ऊपर साइन करना है। उन्होंने लाहौर को नहीं बुलाया था और मेरी वाइफ फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं भी फिर खैर उसी डाइवोर्स के ऊपर साइन कर देता हूँ। वो मुझे फिर मैरिज ब्यूरो लेकर जाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मुझे मॉम का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुनते और दोनों मुझे मार पीट कर ले जा रहे थे और रास्ते में ज़ोर ज़ोर से मेरे 100 मिलियन वाले डेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुन रहे थे और मुझे हैरानी से देख रहे थे। वो लोग तो अब मेरे बारे में यही गॉसिप्स करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर उन लोगों की जगह हम होते तो हम भी इसे किक आउट कर देते। मैरिज ब्यूरो पहुंचने के बाद ही फिर जल्दी से वो पेपर्स दे दिए जाते हैं। तो उन पेपर्स को जमा करवाने के बाद जियां खुश हो गई थी जैसे वो आज़ाद हो गई हो। वो फिर जल्दी से शू की बाहों में चली जाती है, उसे किस करती है और उसे बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी बीच में आ गई थी और फिर वो मुझे कहती है अब तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब मेरी बेटी सही से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाओगी, तुम जैसे डफर के साथ रह रही थी। और तभी फिर शो किसी को कॉल मिलाता है और आज रात सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी रखता है और उसने अपनी आवाज़ जानबूझकर ऊंची रखी थी ताकि वो मुझे सुना सके और मुझे चिढ़ाने के लिए कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो पार्टी में आ सकता हूँ। तो मेरी वाइफ उसे कहती है कि ये भला कैसे पार्टी में आएगा, इसने 100 मिलियन पे करने हैं, तो हो सकता है कि ये रात से पहले मर जाए।
मेरी मदर इन लॉ फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करती हैं। फिर तभी कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एक हट्टा-कट्टा सा बाल्ड मैन आता है और उन्हें कहता है कि 100 मिलियन पे करो। अब फिर से मेरे तो ससुराल वाले परेशान हो गए थे। मेरी मदर इन लॉ पेपर्स निकालती है और कहती है कि इसने हमारी बेटी को डिवोर्स दे दिया है, तो ये पैसे हम नहीं पे करेंगे। तभी फिर वो बाल्ड मैन इशारा करता है। कुछ गुंडे लोग उसके बेटे को पकड़ कर लाए थे और वो उसे कहता है कि तुम आइडेंटिफ़ाई करो कि तुम्हारी फैमिली कौन-सी है। वो तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था कि ब्रदर इन लॉ मेरी मदद करो, मेरी डेब्ट पे करने में मेरी मदद करो। तो उसकी बहन जियांग ने जैसे ये देखा था तो वो तो सटन ही रह जाती है। अब तो उसकी साँसें फूलना शुरू हो गई थीं और वो ये कहती है कि क्या? क्या वो मेरा भाई था जिसने डेब्ट पे करना था? तो उसकी मॉम फिर उन गुंडों को कहती है कि तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई है, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। शिव ने भी मेरा गिरबान पकड़ लिया था और ये कह रहा था कि मेरा डेब्ट मेरा ब्रदर इन लॉ क्यों पे करे। इर्द-गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो मुझे बुरा-भला कहने लग जाते हैं, जैसे इसमें मेरी ही कोई गलती हो। वो बाल्ड मैन फिर जियांग के भाई के पास जाता है और कहता है कि ज़ोर-ज़ोर से सभी लोगों को बताओ कि किसने पैसे पे करने हैं। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम, मेरी बहन, पैसे मैंने पे करने हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ ने पहले भी कुछ पैसे पे किए थे। वो अब घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है इन सभी लोगों को सच बताओ। तो जियांग को फिर मैं डिवोर्स पेपर्स दिखाता हूँ और कहता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ, तुम्हारी बहन और मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो वो तो अपनी बहन की तरफ देखता है और अभी भी सटन था और कह रहा था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो अब मेरे पाँव में पड़ा हुआ था तो उसकी बहन उसे उठा लेती है और कहती है कि इसकी मॉम तो हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हुई है, इसके पास तो बिल पे करने के भी पैसे नहीं है, तो तुम उससे क्यों भीख मांग रहे हो? कि तभी फिर जियांग की मॉम उसे साइड पर ले जाती है और उसके कानों में कहती है कि तुम शिव से पैसे मांगो ना, उसके पास तो इतने पैसे होंगे, वो हमारा डेब्ट पे कर देगा। शिव ने जैसे ही 100 मिलियन डेब्ट के बारे में सुना था तो उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए थे। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था। लेकिन मैं तो शिव की सच्चाई के बारे में जानता था कि इसके पास तो 1 मिलियन भी नहीं होंगे। जियांग की मॉम को इसके बारे में पता चल गया था तो वो गुस्से से उसे कहती हैं कि तुम तो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, तो 100 मिलियन तो तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं भी उन्हें छेड़ने के लिए कहता हूँ, यही है वो तुम्हारा अमीर बनता, तो मेरी वाइफ मेरे ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। शिव अब इस मामले को किसी और ही साइड ले जाना चाहता था, तो वो मुझे मारने की कोशिश करता है ताकि अपनी मदर इन लॉ की बातों से खुद को बचा सके। और फिर गुस्से से कहता है कि मैं मेरी पोजीशन स्टेबल है, शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाए तो मैं अमीर हो ही जाऊंगा। तो वो बाल्ड मैन फिर जियांग के भाई को किक करता है। उन लोगों को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है, अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। वो अब पेन से चिल्ला रहा था। शो को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बहन से शादी करना है तो तुम्हें 100 मिलियन पे करने होंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर इस शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो मॉम जल्दी से जियांग के पास जाती हैं और उसे कहती हैं तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं ना, तुम वो पैसे इस बाल्ड मैन को दे दो। तो तभी फिर वो कार्ड निकालती है जो उसे उसके हस्बैंड ने दिया था और बताती है कि इस कार्ड का यूज़ करके मैं घर की सब्जियां वगैरह खरीदती थी। तो वो फिर उस कार्ड को मशीन में चेक करते हैं और कहते हैं कि इस कार्ड की लिमिट तो 100 मिलियन है, लेकिन अभी तक ये ब्लॉक है, हम इसे ओपन नहीं कर पा रहे। और जब ये बात मेरी मॉम और मेरी वाइफ को पता चली थी तो दोनों इसे टर्न रह गई थी और कहते हैं कि इस कार्ड की लिमिट तो कम नहीं थी। तभी जियांग मेरे पास आती है और कहती है कि इस कार्ड की लिमिट तो 10,000 थी ना। तो ये बंदा बता रहा है कि इस कार्ड की लिमिट 100 मिलियन है, तो क्या तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था? तो मेरी एक्स मॉम इन लॉ शू को पकड़ती हैं, मेरे पास ले आती हैं और कहती हैं कि इसने कहीं तुम्हारे पैसे तो नहीं चुराए, तुम्हें सभी लोगों को बताना होगा, तुम्हें अपने पैसे इससे वापस लेने होंगे। तो लोग भी अब इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि पुलिस वालों को बुलाओ, ये थीफ है, इसे पकड़वाओ। शू जैसे मेरे कार्ड को देखता है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। मेरी एक्स मदर इन लॉ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि जल्दी से मैं इस कार्ड को अनलॉक कर दूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि ये मेरी फैमिली के पैसे हैं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उस बर्ड मैन को फिर से गुस्सा आता है और वो जियांग के भाई की पिटाई करने लग जाता है। और फिर वो और ज़्यादा पिटाई नहीं खाना चाहता था तो बताता है कि मेरी मॉम का एक घर है, अगर चाहो तो वो रख सकते हो। तो उसकी मॉम जल्दी से उसके पास आती हैं और कहती हैं तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो मेरी रिटायरमेंट के बाद मिला था, क्या तुम अपने डेब्ट के लिए उस घर को बेचना चाहते हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वो बाल्ड मैन मेरे पास आता है और कहता है कि जैसा कि तुमने उनसे डिवोर्स ले लिया तो तुम जा सकते हो। और फिर उनकी फैमिली पर फिंगर करते हुए कहता है कि तुम लोग यहीं रुकोगे जब तक मेरा डेब्ट पे नहीं होता। तो शू तो हैरान हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि इनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस पास ही से गुजर रहा था तो सोचा इनका तमाशा देख लूं।
जियांग उसके पास जाती है और कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मेरे साथ कस्में खाई थी कि हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, तो अब क्यों मुकर रहे हो? क्या हम शादी नहीं करने वाले? हमारा तो बच्चा भी होने वाला है ना। तो शू जियांग को जोर से थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई के पास कितना डेप्ट है, पर वो डेप्ट मैं भला क्यों पे करूं? तो जियांग की मॉम शू पर गुस्सा करने लग जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने पहले क्या हमसे झूठ बोला था? तुम मेरी बेटी को पहचानना चाहते थे, अब तुम उन बातों से क्यों मुकर रहे हो? अपने वादों से क्यों मुकर रहे हो? वो दोनों तो आपस में लड़ाई ही करने लग जाते हैं। मैं वहां से जाने लगता हूँ तो जियांग मेरे पाँव में आ गिरती है, रोने लग जाती है और कहती है कि अभी 30 दिन है, अगर हम चाहें तो इस डिवोर्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं जानती थी मैं गलत थी, मैंने गलत किया, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो ना। लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो मैं उसे यही कहता हूँ कि शादी के दिनों भी तुमने मेरे से चीटिंग की। अगर पहले होता तो शायद तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कि तभी लोग देखते हैं कि वहाँ कुछ लग्जरी गाड़ियाँ आ जाती हैं। फिर कुछ ब्लैक सूट्स वाले बंदे बाहर आते हैं, लाइन बना लेते हैं। उसे देखते ही लोग स्टन रह गए थे और कहते हैं कि ये तो शेंग तियान ग्रुप के लोग हैं ना। तो उनके सरनेम के साथ भी किन था, मेरे सरनाम के साथ भी किन था, तो उन लोगों को समझ आ जाती है कि मैं शिंग तियान ग्रुप के मालिक का बेटा हूँ। मेरी वाइफ हैरानी से मेरी तरफ देखती है और कहती है, तो क्या मैं गरीब होने का दिखावा कर रहा था? तभी फिर एक गाड़ी का दरवाज़ा ओपन होता है और उसमें से मेरे डैड बाहर आ जाते हैं। फिर वो सीधा शू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने फंड्स में घपला किया है, इसलिए उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। शू उनकी तरफ देखता है, मेरी तरफ देखता है और कहते हैं कि क्या आप इसके डैड हैं? फिर मेरे डैड इशारा करते हैं तो कुछ गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो वो फिर चिल्लाते हुए यही कहता है कि हम तो भाई थे ना, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं एक्सप्रेशन लेसली से कहता हूँ कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। मेरे डैड फिर उस बाल्ड मैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना डेप्ट लेना है ना वापस, तो तुम कहीं और जाकर लो ना, पब्लिक में क्या तमाशा क्रिएट कर रहे हो? तो वो बाल्ड मैन ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर कुछ लोग जियांग को पकड़ने जाते हैं तो जियांग चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही थी, मैं जानती थी कि मैं शू के साथ सोई, इसमें मेरी गलती थी, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो ना। तो मैं उसे इग्नोर करके अपने डैड के साथ वहाँ से जा रहा था। जियांग अपनी मॉम के साथ मेरे पीछे आती हैं, दोनों माफ़ी मांग रही थी। वो दोनों मुझे यही कहती हैं कि उनका डेब्ट पे कर दूँ और फ्यूचर में वो मेरे पैसे चुका देंगी, आखिर हम फैमिली ही हैं ना। तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ और कोल्डली उसे कहता हूँ कि अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है और ऊपर से जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो भी मेरा नहीं है, इसलिए तुम लोगों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। जब मैं पीछे देखता हूँ तो जियांग की मॉम अभी भी गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। तो फिर गाड़ी में डैड मुझे बताते हैं कि मैं उनके साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। शो को तो जेल में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस मौजूद है और जियांग फैमिली को सू किया जाएगा, उन्होंने हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं और मेरी डैड मॉम को कहते हैं कि उन्होंने सारे काम निपटा दिए हैं और अब बस उन्हें आराम करना है। उस रात मुझे उसने 4 मैसेजेस किए और माफ़ी मांग रही थी और यही कह रही थी कि इस सब में शो की गलती थी। तुमने भी तो झूठ बोला था कि तुम गरीब लड़के हो, अगर तुम चाहो तो मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी, हम दोबारा शादी कर सकते हैं, तुम 100 मिलियन देकर मेरी फैमिली का डेप्ट पे कर सकते हो। लेकिन मैं उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता। अब उसके बार बार मैसेजेस करने की वजह से मैं तंग आ जाता हूँ और उसे ब्लॉक कर देता हूँ। और एक दिन जैसे मैं ऑफिस जा रहा था कि तभी हिशु मेरे पास आता है, उसके हुलिया भिखारियों जैसा था और वो रो रहा था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मैं उसे एक और चांस दूँ। तो वो मेरे सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, तुम्हारे डैड ने मुझे सिर्फ नौकरी से फारिग किया होता तो ठीक था, लेकिन उन्होंने मुझे सू भी कर दिया। अपने डैड को मनाओ ना कि वो अपना केस वापस ले लें, फ्यूचर में जो कुछ भी मुझसे कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँगा। फिर कुछ लोग इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फार्मर चेयरमैन है ना शेंगतियन ग्रुप का, देखो तो सही इसकी हालत कितनी ख़राब है। लोग अब उसी को ब्लेम कर रहे थे। तभी फिर बीच में मैं भी बोलता हूँ कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा था, तो इसलिए तुम्हें तो अब ये सब कुछ भुगतना ही होगा। कि तभी शू चलाते हुए कहता है कि इस सब में उसकी वाइफ की गलती थी। उसने मुझे कहा था कि तुम मुझसे बेड में सेटिस्फाई नहीं करते। मैं उसे इग्नोर करके कंपनी जाना चाहता हूँ तो वो मुझे रोकता है, फिर से सपोर्ट करने की माफ़ी मांगता है। मेरी एक मॉम है, उसकी हालत ख़राब है, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी मॉम की कौन देखेगा? मैं फिर उससे गोल्डली बात करता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी मॉम से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अभी भी चिल्ला रहा था, जियांग को बुरा भला कह रहा था कि तभी पीछे से एक और लड़की आ जाती है। उसके कपड़ों की हालत भी ख़राब थी और वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, वो जियांग ही थी। और वो आते साथ ही शू को थप्पड़ दे मारती है और कहती है, तुम मेरे बारे में क्या गलत गलत बातें कर रहे हो?
तुमने मुझे वो बात कंट्रोल पे चला कर दी थी ना, अब मेरे पेट में बच्चा भी तुम्हारा है। अगर तुम ना होते तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती, अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़ार रही होती। वो मेरे पास आती है तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम ज़रा पीछे हट जाओ। उसे अभी भी उम्मीद थी कि मैं उसे अपना लूँगा, लेकिन अब मैं वैसा बंदा नहीं रहा था। वो फिर सीधा जाकर शिवान को थप्पड़ मारती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। शिवान भी अब पीछे नहीं हटता तो वो भी उसे थप्पड़ दे मारता है। और खैर इसी के साथ ही उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो इधर-उधर से अब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे और दोनों को झगड़ा करते हुए देखते रहते हैं। शू ने जियांग को गले से पकड़ा हुआ था, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल आ रही थी। मैं भी ये देख रहा था तो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता हूँ ताकि पुलिस को बुला सकूँ और इस मामले को यहीं पर हल किया जाए। कि तभी पीछे से जियांग की मॉम आ जाती है। उसके हाथ में ईंट थी और वो उसी से शू पर हमला करने लग जाती हैं। उनके कपड़े भी फटे हुए थे और वो चिल्ला-चिल्ला कर कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने अच्छे शानदार को खो दिया। वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मैं वहाँ से जाने लगता हूँ तो बीच में फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। तो उन तीनों को फाइट करते देखते साथ ही लोग उनकी वीडियो बनाने लग गए थे और फिर पुलिस को कॉल करते हैं। शू को फिर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे बार-बार लात मारे जा रहा था, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो लोग ये देखते ही परेशान हो जाते हैं और उसके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं ताकि एम्बुलेंस को बुलाया जाए। लोगों के शोर सुनते साथ ही मेरे डैड भी बाहर आ गए थे और वो मुझसे पूछते हैं क्या मैं ठीक हूँ? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर जो हमारी कंपनी के गार्ड्स थे वो शू को पकड़ लेते हैं। एम्बुलेंस भी आ गई थी। जियांग को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक उसकी सांसें बंद हो गई थी। उसका बहुत सारा ब्लड बह गया था कि एक पुलिस वाला बंदा आकर शू को मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लेता है। मैं फिर खड़ा रहकर एम्बुलेंस को उसे ले जाता देखता हूँ। अपनी एक्स मदर इन लॉ को देखता हूँ जो वहीं बैठे रो रही थी। तो डैड मुझे इशारा करते हैं तो हम दोनों फिर मॉम को देखने हॉस्पिटल चले गए थे। मेरी मॉम अपना सामान पैक कर रही थी और पूछती हैं कि बाहर शोर कैसा था। तो मेरे डैड उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। मेरे डैड इन सारी बातों के बारे में मुझे रास्ते में बात करते हैं, लेकिन मैं खामोश बैठा रहता हूँ। मैं फिर घर जाता हूँ, बेड के ऊपर लेटता हूँ, फ़ोन चेक करता हूँ तो उन्हीं दोनों के फ़ोटोज़ मुझे नज़र आते हैं। तो दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन जैसे मेरी आँख खुलती है तो मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। वो लोग इस सारे मामले की रिपोर्ट जानना चाहते थे, तो मैं जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ कि अब तक क्या चल रहा था। तो वो पुलिस वाले अंकल मुझे यही बताते हैं कि अब तक जो एविडेंसेस मिले हैं, अगर सब कुछ सही साबित हो जाता है, तो शू को 30 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया था, तो मुझे जियांग के भाई का मैसेज आता है और वो यही कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो उसके डेब्ट को पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके नंबर को भी ब्लॉक कर देता हूँ। और उसके बाद से मैं अपनी मॉम के साथ रहता था। आहिस्ता-आहिस्ता मॉम की हालत ठीक होती जाती है और डैड भी अब हर शाम को हमारे साथ खाना खाने के लिए आते थे। और एक रात मैं डैड के साथ खाना खा रहा था, तो डैड फिर मुझे उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं। जियांग की मॉम की हालत ख़राब है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और वो अब ट्रैश कलेक्ट करती रहती है और जियांग के भाई का भी कुछ पता नहीं है। तो मैं ये सुनकर अपने डैड को कहता हूँ कि यही कर्म था जो उन लोगों पर वापस आ गया। और एक दिन मैं ऑफिस में था तो तभी एक सेक्रेटरी आकर मुझे बताता है कि जियांग के भाई को पता चल गया है, वो मरा पाया गया। उसकी बॉडी 2 दिन पहले मिली थी और वो रोटन थी। और 1 महीने के बाद शो का ट्रायल चलाया जाता है। तो विटनेस के तौर पर मुझे जाना था। मैं शो को देखता हूँ, वो तो जैसे अंदर से खोखला हो चुका था। जज फिर ये अनाउंस करता है कि उसने जो गुनाह किए हैं उसके लिए उसे 30 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा और ये बात तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। मैं बाहर आता हूँ, सूरज की गर्मी मुझे फ़ील हो रही थी, तभी मेरे डैड मेरे पास आते हैं और उसके बाद उन्होंने कंपनी मुझे सौंप दी थी और 3 महीने तक मैं मैनेजमेंट के बारे में सीखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे डैड अब बोर्ड हो रहे थे और मुझे ही आगे कंपनी को सँभालना था। एक रात मैं फिर अपने रूम में खड़ा था, वाइन पी रहा था और यही कहता हूँ कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था और इसी के साथ ही मैं मुस्कुराता हूँ और वाइन की सिप लेता हूँ।